नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाखों दिहाड़ी मजदूरों के फोन में न जाने कितने वीडियो रील आते होंगे। क्या उन तक यह खबर पहुंच पाएगी कि 2021 के साल में 42,000 दिहाड़ी कमाने वालों ने आत्महत्या कर ली। जिस साल मुफ्त में अनाज बंट रहे थे, उस साल 42,000 दिहाड़ी कमाने वालों ने आत्महत्या की है। हर दिन 100 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। गोदी मीडिया के दौर में ऐसी सूचनाएं हर दिन आत्महत्या कर रही हैं, ताकि समाज बेखबर बना रहे और झूठी बातों को सच मान ले। 2020 का झूठ, 2021 का झूठ बहुत भारी पड़ेगा। आप जितना छिपाएंगे, बाहर आता रहेगा। दो 2020 के साल में एक महान फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च हो रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इसके बाद भी 2020 के साल में 37,666 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। उसके अगले साल 42,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। 2 साल के भीतर करीब 80,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। इंडियन एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की यह खबर कहां दब जाएगी और कहां छप जाएगी, पता नहीं। हम वाकई जानना चाहते हैं कि 97 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन बताया जाता है। क्या इनमें से जो गरीब है वो यह खबर पढ़ पाएंगे कि 80,000 दिहाड़ी मजदूरों ने 2 साल के भीतर आत्महत्या की है। इन 2 वर्षों में जितने लोगों ने आत्महत्या की है, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मजदूरों का है। क्या यह केवल एक आंकड़ा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूर कितने टूट गए होंगे, उन पर क्या बीती होगी? मुफ्त अनाज के बाद भी उनकी हालत कितनी खराब हो गई होगी। उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। मुझे नहीं लगता कि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोग ऐसी खबरों पर मातम मनाएंगे कि 2 साल में 80,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। और यह सरकारी आंकड़ा है, क्या पता इसके बाहर भी कोई संख्या हो। हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े लोग इसे सरकार की नीति की असफलता के रूप में देखेंगे, ना मानवता के संकट के रूप में। क्योंकि इसी बीच इंडिया जीत जाएगा और ताली बजाने लग जाएंगे, या फिर कोई बिल्डिंग गिरा दी जाएगी तब नाचने लग जाएंगे। आपको याद होगा कि कई हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसान आंदोलन के समय किसानों को आतंकवादी बताया जाता था, पलायन करते हुए मजदूरों का मजाक उड़ाया जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों को लगता है कि उनकी 4 दीवारी के भीतर सब कुछ ठीक है, सारी सफलताएं उसी में समा गई हैं। इनमें रहने वाले बहुत से लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आम गरीब लोगों से बहुत नफरत करते हैं, इतनी कि उनके साथ लिफ्ट में आ जाएं तो चिढ़ जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, सोसाइटी के प्रेसिडेंट से डांट खिलवाते हैं। आप इनकी गाड़ी, इनके कपड़ों पर मत जाइए, ये खुद ही अपनी असलियत बता देते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 50 निर्वाणा सोसाइटी में लिफ्ट बंद हो गई। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि गार्ड अशोक और लिफ्टमैन दौड़े दौड़े आते हैं, लिफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलने पर एक जनाब गार्ड को मारने लग जाते हैं। मारने वाले का नाम वरुण है। हरियाणा पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वरुण को जमानत मिल गई है। लेकिन वरुण की मानसिकता ही हाउसिंग सोसाइटी के भीतर बसती है। वो हर समय बाहर नहीं आती, किसानों को आतंकवादी कहने के समय आ जाती है। इनके लिए देश का मतलब हाउसिंग सोसाइटी हो चुका है। ये इतने समझदार हैं और कभी कभी रंगदार हैं कि हाउसिंग टैक्स भी देते हैं, लेकिन तब भी समझ में नहीं आता कि महीने के रखरखाव के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं। अपने पैसे से बिल्डिंग की सफाई करवाते हैं और निगम को टैक्स देते हैं। इनकी दुनिया का भारत विश्व गुरु बन चुका है। कई सोसाइटियों में आप पता कर सकते हैं कि कम पैसे पर काम करने वाले सुरक्षा गार्ड के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। 2020 का साल याद कीजिए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी। अहमदाबाद में ट्रंप की अगवानी में अपने दबदबे का नकली ढिंढोरा पीटा जा रहा था। तभी कोरोना आ गया, किसी को कुछ पता नहीं। अचानक एक शाम ऐलान होता है कि तालाबंदी होगी। नोटबंदी की तरह तालाबंदी का फैसला किस तरह से हुआ, किन तथ्यों के आधार पर हुआ, आज तक सार्वजनिक नहीं है।
तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तालाबंदी की बात नहीं की थी। चीन को देखकर या अपने देश में कौन से उस वक्त हालात थे जिसके आधार पर तालाबंदी के नतीजे पर पहुंचा गया, इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है। इस साल 8 फरवरी के प्राइम टाइम में हमने एक बात का जिक्र किया था जिससे पता चलता है कि तालाबंदी का फैसला किस तरह से लिया गया। वो हिस्सा देखिए। गोइंग वायरल, मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन, द इनसाइड स्टोरी। इस किताब के लेखक हैं आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर भार्गव इस किताब के पेज नंबर 7 पर लिखते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में टॉप लीडरशिप के साथ आईसीएमआर की पहली बैठक प्रस्तावित थी। हमसे सफेद कागज पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। हमने केवल 2 पंक्तियां लिखी, तालाबंदी करें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दें। यह पैराग्राफ बहुत खतरनाक है, आप दर्शक इसे समझिए। इससे पता चलता है कि भारत जैसे विशाल देश को तालाबंदी में झोंकने के लिए किस तरह से सुझाव मांगा जाता है और किस तरह से फैसला लिया जाता है। आप इससे कुछ भी नहीं जानते हैं। राज्यों में क्यों तालाबंदी हो रही है, सही है या गलत है? जब वो तालाबंदी कर रहे हैं तब केंद्र को देश भर में तालाबंदी करने की क्या जरूरत है, सही है या गलत है? WHO ने तालाबंदी की राय नहीं दी है, लेकिन आईसीएमआर ने तालाबंदी का सुझाव क्यों दिया है? क्या यह सब बताने लिखने की जरूरत उस सफेद कागज में नहीं थी? जाहिर है जिस बैठक में फैसला हुआ उसमें केवल डॉक्टर बलराम भार्गव तो नहीं होंगे। बाकी लोगों ने किस आधार पर और कैसे कहा कि तालाबंदी हो? यह सवाल तो तब महत्वपूर्ण होगा जब यह समाज जागेगा कि 2021 के साल में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे मर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने कहा कि कोई नहीं मरा तो हां में हां मिलाने लगे। जब समाज की हालत ऐसी हो जाए तब किसी सूचना का क्या महत्व रहता है? आज अगर यहां के लोग खुद को दीवार घोषित कर दें तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में हरिकिशन शर्मा ने विश्लेषण किया है कि 2014 के बाद से आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के साल में 25,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की थी। 2019 तक आते आते यह संख्या 30,000 के पार पहुंच गई। 2020 में 37,666 हो गई और 2021 में 42,004 इतने दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। यह संख्या मुफ्त अनाज योजना की पहुंच पर सवाल करती है और उसकी जरूरत को भी रेखांकित करती है। हमारे समाज में जब तक ऐसे लोग हैं उनके लिए मुफ्त अनाज योजना केवल रेवड़ी नहीं हो सकती। इस देश में 25,000 रुपया महीना कमाने वाले चोटी के 10% में आते हैं। ये हाल है यहाँ के आर्थिक स्तर का। एनसीएआरबी का जो आज रिपोर्ट निकला है आत्महत्याओं पर, उसमें गरीब लोगों के लिए और खास तौर पर दैनिक मजदूरी पर निर्भर लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक आंकड़े निकल के आए हैं। इस साल निकला है, पता चला है कि पिछले 2 सालों में ये लगातार बढ़ते जा रहा है उन लोगों के लिए के बीच में कि आज इस स्थिति में पहुंच गई कि हर 4 में से 1 आत्महत्या श्रमिक वर्ग से हो रही है। अब वो लोग आप सोच सकते हैं तो रोजमर्रा रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, तो ना केवल उनका लेकिन उनके पूरे परिवार की क्या स्थिति हो रही होगी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब 12% थे, डबल हो गया ये संख्या। तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी पॉलिसीज हैं गरीबों के खिलाफ, ये पूरे हक आधारित कानूनों के खिलाफ, जिसमें वो और आजकल वो बात करने लग गए हैं कि पता नहीं कौन सी रेवड़ी है, उसमें इस पूरे वर्ग में जो खतरनाक परिस्थिति पैदा हुई, जो कोविड ने उनको और भी ज्यादा संकट में डाल दिया और अमीर तो अमीर होते गए हैं, बाकी लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ती गई हैं, लेकिन इन लोगों की मजदूरी भी नहीं बढ़ रही है और इनको काम भी नहीं मिल रहा है। तो इतने विकट परिस्थिति में, इतने संकट की परिस्थिति में ये आज की तारीख में, और किसानों में जरूर जिसके पास जमीन है वो उन्होंने अपना संघर्ष किया और उसके लिए कुछ पाया और शायद उसमें दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसमें श्रमिक वर्ग किसानों के बीच में भी उसमें भी बढ़ोतरी लगातार चलती रही है।
जो अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यदि आप देखोगे जो ठेले वाले हैं, ऐसे लोग हैं 92% इस देश में जो कामकाजी लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई भी साधन नहीं है, और उनके लिए जो कानून बन रहे हैं उन पर भी प्रहार हो रहा है, और उनको जो सुविधाएं मिल रही है उस पर ऊपर भी हो रहा है। लेकिन आज उनके रोजगार और उनकी मजदूरी, पर्याप्त मजदूरी और उनका वेजेस बढ़ाने का, नरेगा में हम लोग जो काम करते हैं हम देख रहे हैं, ना तो समय पर मजदूरी मिल रही है, उसका बजट लगातार कम किया जा रहा है, और उनका वेजेस में जो बढ़ोतरी हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। तो इस देश में संकट है, वो सुइसाइड में, वो इन आत्महत्याओं में बदल रहा है, और उसको रोकने का हर हालत में एक प्रयास पूरे समाज को करना पड़ेगा। सरकार पर दोष तो है ही, लेकिन समाज पर भी है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इसमें जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। देश में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में दर्ज हो रही हैं। क्या कोविड के कारण या उसके दौरान नौकरी जाने के कारण ऐसी परिस्थिति बनी है या अन्य कारण भी हैं? पूजा बता रही हैं। महाराष्ट्र में हिंगोली के 25 साल के शिवाजी ज्ञानेश्वर शिखरे ने बीते साल नवंबर महीने में पैसे की तंगी के कारण मौत को गले लगा लिया था। उनकी खुदकुशी से एक ही महीने पहले उनके पिता की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई थी। वो खेतों में गन्ना तोड़ने की मजदूरी करते थे, एडवांस पैसे लिए थे, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद बेटे पर पैसे लौटाने का दबाव बन गया। बेटे शिवाजी शिखरे इस आर्थिक दबाव को सह नहीं पाए। पैसे नहीं थे देने के लिए, हमारे पास भी नहीं थे, शिवाजी के पास भी नहीं थे। पैसे कैसे लौटा दे इस टेंशन में वो भी टॉर्चर कर रहे थे, मुकदम पैसे लौटा दो वरना हम उठा के ले जाएंगे। पैसे नहीं थे इसलिए उसने आत्महत्या करी। महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। यही वजह है कि लगातार तीसरे साल महाराष्ट्र में आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2021 में देश में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,207 खुदकुशी के केस दर्ज किए गए, यानी 13.53%। बीते हफ्ते ही महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। कहा कि नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हुई है। हर दिन औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के आंकड़ों पर जोर नहीं दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इस किसान की आत्मदाह के प्रयास की तस्वीर भी ज्यादा पुरानी नहीं है। एनसीआरबी की इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार मानसिक विकार, वित्तीय नुकसान, पेशे या करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं और शराब की लत देश में आत्महत्या की घटनाओं के मुख्य कारण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ही देश के खुदकुशी के 50.4% मामले दर्ज किए गए हैं। बचे 49.6% मामले अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हम मानसिक तनावों को कितना कम महत्व देते हैं। इन तनावों की वजहों पर बात करने की नौबत ही नहीं आती। सरकार अर्थव्यवस्था की सच्चाई को हमेशा खारिज करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह गई कि भारत में मंदी का कोई चांस ही नहीं है। मंत्री लोग तरह तरह के टारगेट के सपने दिखा रहे हैं कि अगले 30 साल में 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। महीने भर से अखबारों में छपने लगा है कि अर्थशास्त्री लोग यह उम्मीद लगा रहे हैं कि 31 अगस्त को आने वाले जीडीपी के आंकड़े को लेकर बता रहे हैं कि 15.2% की जीडीपी दर होगी। डबल डिजिट ग्रोथ रेट हासिल किया जाने वाला है। अभी रिजर्व बैंक के आंकड़े नहीं आए, मगर हिंदी से लेकर अंग्रेजी के तमाम अखबारों में खबर छपने लगी है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। जीडीपी की दर 12 से 15% तक होगी या उससे भी अधिक हो सकती है। कोई अर्थशास्त्रियों के बीच मतदान करा रहा है कि जीडीपी की दर कितनी रहेगी।
इस तरह से एक माहौल बनाया जाता है। अब आपको यही समझना है कि ये लोग भी किस तरह प्रोपेगेंडा के खेल में शामिल हैं, जिन्हें आप अर्थशास्त्री कहते हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे अधिक है, 12 से 15% तक रहने वाली है। इसका दूसरा पहलू भी है जो नहीं बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं छपता, मगर कहीं किसी किनारे छप कर रह जाता है। अब आप पत्रकार विवेक कौल के इस विश्लेषण को देखिए जो डेक्कन हेराल्ड में छपा है। इसका शीर्षक ही है कि 15% की आर्थिक विकास दर से सावधान रहें। विवेक बताते हैं कि इस तरह के मैसेज की धूम मची है कि जीडीपी की दर 15.2% होने जा रही है। आर्थिक पत्रकार विवेक कौल ने पहले से ही आगाह किया है कि अप्रैल से जून 2021 के बीच भारत की जीडीपी 32.46 लाख करोड़ की थी, जबकि अप्रैल से जून 2019 की जीडीपी 35.49 लाख करोड़ की थी। तो इस हिसाब से अप्रैल से जून 2021 की जीडीपी कम बढ़ी। अप्रैल से जून 2022 के बीच अगर जीडीपी की दर 15% से अधिक होती है तो इसका मतलब है कि जीडीपी 37.4 लाख करोड़ की होगी। इस हिसाब से देखिए तो अप्रैल से जून 2019 से लेकर अप्रैल से जून 2022 के बीच जीडीपी की दर 1.76% रह सकती है। 1.76% की जीडीपी दर को मीडिया 15.2% बताने जा रहा है। 1 सितंबर के दिन हिंदी के अखबारों में देख लीजिएगा, उनमें 12 या 15% का ढिंढोरा पीटा जाता है, या जैसे विवेक कौल ने विश्लेषण कर बताया है कि यह वृद्धि 2% से कम की है, उस तरह से बताया जा रहा है। एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि लोगों को भ्रम में रखा जा सके। विवेक कौल जैसे 1-2 पत्रकार तो लिख रहे हैं, मगर इनकी बातों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया जाता है, रोका जाता है। इसलिए हम एक बार फिर से हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लौटकर आना चाहते हैं, क्योंकि यह बेहद खतरनाक हो चुका है। स्कूलों के पुराने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप हों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप हों, रिटायर्ड अंकिलों और एनआरआई अंकिलों के भी व्हाट्सएप ग्रुप को शामिल कीजिए, जिनके सहारे झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इनके भीतर जिस तरह के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उनका आप विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे मैसेज बेहद चतुराई और उच्च कौशल के साथ लिखे जाते हैं। इनके पीछे गहरा मनोविज्ञान भी होता है। जैसे यही सच हो, इसे खास तौर पर इस ग्रुप के लोगों को बताया जा रहा है, जो मीडिया नहीं बता रहा है। इसके जरिए लोगों को डराया भी जाता है कि कोई अलग ना बोले, सब हां में हां मिलाने का अभ्यास करते रहें, केवल थाली और ताली बजाने की अनुमति होती है। किसी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप विवेक कौल का लेख शेयर होता हुआ नहीं देखेंगे कि 15% जीडीपी की दर सच्चाई नहीं है, 2% से भी कम है। एक तरह से इन तरीकों के सहारे लोगों को झूठ के पिंजड़े में कैद किया जा रहा है। रोहित ने एक गाना तैयार किया है और एक कार्टून एनिमेशन, ताकि आप समझ सकें कि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे झूठ को कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि सच उसके बीच कहीं से पहुंच ना सके। जीडीपी का एक नया मतलब है झूठ उत्पादकता दर। अगर भारत में इतनी तरक्की हो रही होती तो एक साल में 42,000 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या नहीं करते। इतनी हिंसा, इतना नफरत, ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है। ओए चुब्बे, तुमने सोचना कब से शुरू कर दिया है? कुछ गलत नहीं हो रहा है यहां पर। चलो आओ हमारे ग्रुप में, नहीं तो सोसाइटी से धक्के मार के निकाल देंगे हम। हाँ, हम सभी को मिलकर ये सोचना वोचना बंद करना है। लेकिन मैं सोच रहा था। अबे दू क्या एक कान के नीचे? हाँ, क्या बोला था? सोचना वोचना बंद, वरना अफवाहों का क्या होगा? और अब देवी और सज्जनों, कॉलोनी के व्हाट्सएप अंकिल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अपना ही गीत अंधभक्ति का राज।
देखें टीवी हर समय हम, देखें टीवी हर समय हम, एंकरों की बात सुने हम, अंधभक्ति का यही है राज, अंधभक्ति का यही है राज। दिन भर व्हाट्सएप पढ़ते रहना, दिन भर व्हाट्सएप पढ़ते रहना, तर्क या बुद्धि यूज न करना, अंधभक्ति का यही है राज, अंधभक्ति का यही है राज। गोदी मीडिया देखते रहना, गोदी मीडिया देखते रहना, जो भी कह दे मान लेना, अंधभक्ति का यही है राज, अंधभक्ति का यही है राज। WhatsApp uncle, do you get my point? WhatsApp uncle, do you get my point? गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप ने लोगों के समझने की शक्ति को बर्बाद कर दिया है। कोई भी इनकी बात को आसानी से झूठ नहीं मानता, क्योंकि वह झूठ को ही सच मान चुका है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितने लोग लोन देने वाले मोबाइल ऐप के चक्कर में आकर बर्बाद हो गए हैं। सरकार ने सख्ती की है, तो अब खबर आई है कि गूगल ने 2000 से ज्यादा ऐसे ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते इंदौर में एक साथ 4 अर्थियां उठी। पेशे से इंजीनियर अमित ने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था। किस्तें नहीं चुका पाने के कारण पूरे परिवार के साथ अमित ने खुदकुशी कर ली। कुछ हफ्ते पहले भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक ने आत्महत्या कर ली। आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए और सावधान रहिए। पेशे से इंजीनियर सागर के अमित यादव ऑनलाइन ऐप से 3 लाख के कर्ज की वजह से दुनिया को अलविदा कह बैठे। एक साथ इंदौर में उनके घर से 4 अर्थी उठी। पत्नी और 2 बच्चों की, बेटी याना को नई फ्रॉक, बेटे दिव्यांश को नई ड्रेस पहनाई गई। नाना और दादा दोनों साथ थे, हर आंखें नम। खुदकुशी से पहले अपने सुसाइड नोट में अमित ने सारा दर्द बयां कर दिया। लिखा, मैं अमित अपने पूरे होश में ये पत्र लिख रहा हूँ। जीने की इच्छा मेरी भी है, पर मेरे हालात अब ऐसे नहीं रहे। आदमी में बुरा नहीं हूँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, मेरी ही है। मैंने कई ऑनलाइन ऐप से लोन ले रखा है, जैसे ट्रू बैलेंस, मूवी पॉकेट, मनी व्यू, स्मार्ट कॉइन, पर मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ। इज्जत के डर से यह कदम उठा रहा हूँ। कृपा कर पुलिस मेरे परिवार जैसे माँ बाप, सास ससुर को परेशान न करें, मैं ही दोषी हूँ। एक विशेष बात मेरे परिवार को बता दें कि लोन पैन कार्ड का होता है। अगर पैन धारक मर जाता है तो लोन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मेरा लोन किसी को भरने की जरूरत नहीं। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। दोपहर में जानकारी लगी, जब इन्होंने फोन नहीं उठाया तो वहाँ सागर से इनके परिवार के फोन आए इनकी सास के पास, टीना की मम्मी के पास। तो टीना की मम्मी ऊपर आई उनको उठाने। बहुत देर से परेशान हो रहे थे, आवाज दे रहे थे, अंदर से कूलर की आवाज आ रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। तब बहुत देर आवाज उठाने के बाद में उठे नहीं, तो फिर पुलिस वालों को हमने बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा तोड़ा तो चारों लोग मृत अवस्था में पाए गए। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा की उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। पिछले महीने भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर की मौत का मामला पुलिस एसआईटी और साइबर सेल की जांच में भी एक ही नतीजे पर पहुंचा, खुदकुशी। साइबर फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निशांक कर्ज में डूबा था। उसने भी कई सारे चाइनीज लोन ऐप से कर्ज ले रखा था। सरकार ने पहले गूगल को कहा वो ऐसे ऐप प्ले स्टोर से हटाए, फिर गाइडलाइन बनाने की बात भी कही जा रही है। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाएं। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी बार कार्रवाई हो। सरकार अब जागने की बात कर रही है। जब अकेले इंदौर में इस साल 5000 से ज्यादा शिकायतें पुलिस को मिली है। इन ऐप्स के काम करने का तरीका बेहद शातिराना है।
ऐप डाउनलोड करते ही गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन एक्सेस की परमिशन लेते हैं। कई दफे ये यूजर की निजी जानकारी मालवेयर से चुरा लेते हैं। लोन में 60 से 70% तक रकम देते हैं, बाकी सर्विस और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लेते हैं। ब्याज 35 से 40% तक वसूला जाता है। ये ऐप 5 से 10 हजार के छोटे लोन देते हैं, अधिकतम 50 हजार तक, लेकिन ब्याज मिलाकर चंद हफ्तों में लाखों वसूले जाते हैं। पैसे नहीं देने पर होता है ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल शुरू। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरे और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन लेते हैं और इसी के साथ इन लोन ऐप्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। कोरोना के बाद लोगों की खस्ता आर्थिक हालात ने भी लोन बांटने वाली इन चीनी कंपनियों को अपना धंधा बढ़ाने में बहुत मदद की। बिना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने के लालच में लोग इन ऐप से लोन ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल। देश में मोबाइल ऐप से फटाफट लोन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का चीनी रैकेट सक्रिय है। ये ऐप कंपनियां भारतीयों के नाम से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की रकम चीन भेजी जा रही है। उससे पहले इसे शेल कंपनियों के लंबे नेटवर्क में घुमाया जा रहा है। लोन ऐप का ये पूरा खेल चीन से जुड़ा है। कई कंपनियां फर्जी दस्तावेजों पर बनी हैं, जिनके सर्वर चीन या फिलीपींस में हैं। बेहद शातिराना तरीके से ये गिरोह काम कर रहे हैं और इन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता जा रहा है। छोटे से लोन के चक्कर में लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये ऐप उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी। इंदौर से अपने सहयोगी समीर खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास ने आज लिखा है कि 15 से 24 साल की उम्र में ही ज्यादातर लोग रोजगार में शामिल होते हैं। कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कुछ पढ़ाई पूरी करने के बाद आते हैं। विश्व बैंक का डेटा है कि उत्तरी अमेरिका में 15 से 24 साल की उम्र के बीच जितने भी युवा हैं उन्हें काम मिल जाता है। 50% से अधिक युवा काम करने लगे हैं, जबकि भारत में मात्र 23% है। अब अगर यह डेटा हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमेगा तो शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। हाउसिंग सोसाइटी में रहने का मनोविज्ञान आपको आज न कल समझना पड़ेगा। इन्हें लगता है कि यह सफलता के मानक हैं, जैसा इनका जीवन है वही देश की सच्चाई है। इस साल 2 अगस्त को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया है कि जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से कितने 18 से 30 वर्ष के हैं। गृह राज्य मंत्री के जवाब के अनुसार 18 से 30 वर्ष की उम्र वालों का हिस्सा आत्महत्या करने वालों में करीब 35% है। 2018 में इस उम्र के 46,912 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। 2019 में 48,774 युवाओं ने आत्महत्या कर ली और 2020 में इस उम्र के 52,718 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वालों में केवल दिहाड़ी मजदूरों की ही संख्या सबसे अधिक नहीं है, बल्कि उम्र के हिसाब से भी देखिए तो 18 से 30 वर्ष के युवाओं की भी संख्या ज्यादा है। हम कभी भी इन आर्थिक विफलताओं पर ठोस रूप से बात नहीं करते हैं, सारा समय धर्म की राजनीति में लगा देते हैं, उसका भी मूल्यांकन करते हैं। कीजिए तो धर्म और राष्ट्रवाद के कारण नेताओं के चरित्र में क्या बदलाव आया है, पूछिए। क्या धर्म की राजनीति करने से हमारे नेता पवित्र मन के हो गए हैं? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आप बुलबुल के पंख से उड़कर अंडमान मत चले जाइएगा। सवाल हमारा सीरियस है। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती घोटाला की खबरें खूब छप रही हैं। अखबारों में छप रहा है कि बीजेपी के मंत्री के पीआरओ, संघ के प्रचारकों के संबंधियों के नाम आ रहे हैं जिन्हें भर्ती मिली है। सिफारिश पर राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने वाले नौकरी का जुगाड़ करते समय परिवारवाद का बड़ा ध्यान रखते हैं। उत्तराखंड के अखबार इन खबरों से भरे पड़े हैं। तो धर्म और राष्ट्रवाद का इन लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इसका उत्तर कोई नहीं देता। यह सवाल महत्वपूर्ण है। धर्म की राजनीति से केवल वोट मिलता है, समाज खराब होता है, या इसकी राजनीति करने वालों में पवित्रता भी आती है, किसी तरह की नैतिकता आती है? क्या अलग से कोई विशेष व्यवहार परिवर्तन हो जाता है? जब पकड़नी गई ना तब वो जो बेटे है उसको मारती थी। यह सुनीता है। अभी कुछ दिन पहले अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बनी तो कितना ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन उसी पार्टी की एक महिला नेता ने सुनीता को बहुत मारा है, उनकी ऐसी हालत कर दी है।
सुनीता के शरीर पर जख्मों के गहरे निशान बताए जाते हैं। सुनीता बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर पर काम करती थी। अनुसूचित जनजाति की सुनीता खाखा को 8 साल तक घर में कैद रखने के आरोप हैं कि भाजपा नेता सीमा पात्रा ने कथित रूप से सुनीता को मजबूर किया कि वो जीभ से फर्श साफ करे। लोहे की छड़ों से मारकर दांत तोड़ दिया गया, गर्म तवे से चेहरा जला दिया गया। इस तरह के गंभीर आरोप हैं। सुनीता को कथित रूप से मारने वाली महिला सीमा पात्रा भाजपा का पटका लगाकर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत नजर आ रही हैं। फोटो में इतनी नवीनता है, ऊर्जा है कि लगेगा कि धर्म और राष्ट्रवाद ने सीमा को उच्च कोटि का राजनीतिक इंसान बना दिया है। इन तस्वीरों को देखकर लगेगा कि राजनीति में ऐसे ही लोगों की जरूरत है, तभी इंडिया विश्व गुरु बनेगा। जहां की दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रथम वर्ष की पढ़ाई अभी तक इसलिए शुरू नहीं हुई है क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सीमा पात्रा भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति के साथ साथ प्रदेश भाजपा कार्य समिति की सदस्य भी थीं। कितने अच्छे से आम महिलाओं के कंधे पर हाथ रख रही हैं फोटो के लिए। ऐसा लगता है कि सीमा पात्रा ना हो तो भारत में, इंडिया में जो विश्व गुरु बन गया है, मानवता का कोई फोटो ना मिले। लेकिन इस सीमा पात्रा की यह करतूत है जो आपने सुनीता के शरीर पर देखी। सीमा पात्रा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बताई जाती हैं। पॉलिसी और रिसर्च के मामले में झारखंड की प्रभारी हैं। ट्विटर के बायो में लिखती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, यह भी लिखती है। सुनीता खाखा को मारते समय क्या सीमा पात्रा को अपना फोटो याद आया होगा? क्या धर्म और राष्ट्रवाद की 8 साल की राजनीति ने सीमा पात्रा में जरा भी परिवर्तन नहीं किया? बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। सीमा के पति माहेश्वर पात्रा आईएएस अफसर थे जो रिटायर हैं। अपने भीतर नफरत को पूरी जिंदगी पाल कर रखने वाले यही लोग समाज में धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा की राजनीति को सही ठहराते हैं। सुनीता खाखा को कुछ दिन पहले पुलिस ने सीमा पात्रा के घर से मुक्त कराया है। सुनीता का अभी रिम्स के सर्जरी विभाग में इलाज चल रहा है। सुनीता के जख्मों की जांच के लिए फोरेंसिक विभाग के डॉक्टरों से परामर्श लिया जाएगा, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। साथ ही जरूरत पड़ने पर मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। आज पीड़िता का 164 के तहत बयान दिलाने का प्रयास होगा। इसके बाद आरोपी सीमा पात्रा गिरफ्तार हो सकती हैं, हो जाएंगी। हाँ, लोहा का उससे मारा। ना ठीक है। पहले पूरे दांत हाँ, हम देखे थे ना। हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। जानते हैं जब पकाने गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना? हाँ, और इजू ना छोटा और करती थी ना। आपको कलछी से मारी है? वही मारी मैडम सीमा पात्रा। और जानते हैं भी जो गर्म तवा चला मारी। इस प्रकार की घटना समाज के लिए अच्छा नहीं है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई और त्वरित पार्टी ने उनको निलंबित करने का काम किया है और पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ेगा तो उनको पार्टी से निष्कासित। मूल सवाल है गोदी मीडिया का। क्या एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक का स्वाभिमान गोदी मीडिया को स्वीकार कर सकता है? क्या लोगों ने इसलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी कि आजादी के बाद गोदी मीडिया की गुलामी करेंगे, जहां पर मूल मुद्दों को गायब करने के लिए तरह तरह के करतब किए जाएंगे? दिल्ली के शराब लाइसेंस विवाद में अन्ना हजारे को लाया गया है, लेकिन उसी अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो लोकपाल बना उसकी क्या हालत है? लोकपाल क्यों नहीं इस मामले में जांच कर रहा है? इस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। इस बीच आपके लिए एक जरूरी खबर है। रेल टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी लगेगी। मुझे पता है इस खबर को सुनते ही आप
बुलबुल के पंख पर बैठकर पटना चले जाएंगे। विश्व गुरु बनने की खुशी में इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी ब्रेक ले लीजिए। जांच एजेंसियों को अपना राजनीतिक दल बना लेना चाहिए, बड़ी पार्टी से गठबंधन करके सीटें मांगनी चाहिए। जब आप बुलबुल के पंख पर बैठकर भारत भ्रमण कर सकते हैं तो जांच एजेंसियां पार्टी बनाकर गठबंधन क्यों नहीं कर सकती? कल्पना ही है, वास्तविकता भले ना हो। तरह तरह के मजाक चल रहे हैं कि एक आदमी के यहां ईडी का फोन आता है तो वह आदमी कांपने लगता है और कहता है कल ही तो बीजेपी में आया है, फिर उसके बाद ईडी की तरफ से फोन काट दिया जाता है। इस तरह के मजाक चल रहे हैं। दिल्ली में जांच एजेंसियों की राजनीतिक जांच होने लगी है। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही। 14 घंटे में जो उन्होंने पूछा, देखना चाहा देखा, पूछना चाहा पूछा, मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया। जेपी नड्डा जी सीबीआई भेजी थी, उसी से पूछ लो। अगर मेरी बात यहां पब्लिक में समझ में नहीं आती है तो सीबीआई तो आपकी भेजी हुई थी, उससे पूछ लो। भाई मनीष सिसोदिया ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया? जो यहां खड़े होकर दे रहा हूं वो वहीं दिया। क्या जवाब दें? जवाब तो सारे दे दिए। आप अपनी सीबीआई पे भरोसा नहीं कर रहे कि सीबीआई वाले आपको सच बताएंगे। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, इनके घर से कुछ नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी बेहद आक्रामक मुद्रा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। नड्डा ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा। इससे पहले मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ कथित एक्साइज घोटाला मामले में सीबीआई से अपने बैंक लॉकर की जांच करवाने गाजियाबाद के वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में पहुंचे। करीब 2 घंटे की जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनको क्लीन चिट मिली है। सीबीआई को सबूत की तलाश है और उप मुख्यमंत्री जी के पास आत्मविश्वास है। परेशानी मनीष सिसोदिया की बढ़ी तो है, पर पार्टी अपने इस नेता के साथ मजबूती से खड़ी है। जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। इसके बाद आक्रामक तेवर दिखाते हुए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, अब सवालों के जवाब देने की बारी बीजेपी की है। बीजेपी बताए कि नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की जांच क्यों नहीं हो रही। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी, 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? भाजपा के प्रदर्शन कब तक जारी रहेंगे? जब तक मनीष सिसोदिया डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी सीएम से रिजाइन नहीं करेगा। क्या राजदारी है केजरीवाल जी? ऐसा क्या डर है आपको जो आप सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? वैसे बताने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस राजनीतिक लड़ाई के बीच दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र केवल 1 दिन के लिए बुलाया गया था, वो बुधवार को अपने 4थे दिन में प्रवेश कर जाएगा। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत की, तो विश्वास मत सोमवार को रखा गया था, लेकिन अभी तक इस पर वोटिंग तो दूर, चर्चा भी नहीं हो पाई है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी परिमल कुमार और दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।